जय हिंद। तो ये पॉलिटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, सिंपल सी बात है भाई कि जब तक आप सीरियस नहीं होगे ना लक्ष्य के प्रति, तब तक आपको मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। केवल पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है। लाखों लाखों की संख्या में लोग पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होने जाना है। अगर आपको लक्ष्य एकदम साफ नहीं दिखाई दे रहे, सीरियस नहीं हो, तब समझिए कि आप काफ़ी दूर हो। तो तैयारी कल क्या छोड़ोगे कि आज ही छोड़ दो, ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए। तो आपको लगेगा अरे यार, ये तो बड़ा इगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ईगो में बात कर रहा है। नहीं भाई, हम ईगो में बिल्कुल नहीं बात करें, ये हकीकत है। जब तक आप समझोगे ना, तब तक काफ़ी देर हो चुका होगा। फिर उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो थोड़ा सा समय है, तो अभी समझ लिया करो। बाकी हम कुछ नहीं जानते हैं कि क्या होता है ज़िंदगी में। हम यही जानते हैं कि मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। अब देखिएगा, राज्य की बात आ गई, राज्यपाल की बात आ गया है, तो सबसे पहले हम राज्यपाल की बात को या इसको कुंडली को खंगाल लेते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या होता है ना कि राज्यपाल की अगर बात करते हैं, तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है, तो आर्टिकल 153 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। अब ये राज्यपाल की नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं, तो ये राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं 155 के तहत में राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, इसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ये नियुक्ति कितने के तहत में, आर्टिकल 155 के तहत में कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ तक तो हमें कंप्लीट है, राज्यपाल के बारे में तो हम देख रहे हैं। अब ये राज्यपाल जो होता है ना, ये राज्यपाल जो जानते हैं, ये राज्य का यानी स्टेट का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी संवैधानिक क्या होता है, ये प्रधान होता है। अच्छा, तो आप पूछिएगा कि अच्छा वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो सीएम होता है। वास्तविक प्रधान कौन हो जाएगा, तो सीएम हो जाएगा। ठीक है, अब ये राज्यपाल क्या करता है, तो ये राज्यपाल जो है ना, ये सीएम की क्या करता है, नियुक्ति करता है। राज्यपाल सीएम की क्या करता है, ये राज्यपाल क्या करता है, सीएम की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल के तहत में, तो ये आर्टिकल 163 के तहत में क्या करता है, ये सीएम की क्या करता है, नियुक्ति करता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। और जो मंत्री जो है, इसके इशारे पर यानी ये सीएम के इशारे पर और भी मंत्रियों की क्या करता है, ये नियुक्ति करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो क्वेश्चन पर दिया गया है वो देखते हैं। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि बोला अध्यादेश के बारे में आता है। तो अध्यादेश, सबसे पहले तो आपको अध्यादेश समझना है कि अध्यादेश होता क्या है। ठीक है, तो अध्यादेश की अगर हम बात करते हैं, तो देखिएगा, जब विधानमंडल सत्र में नहीं हो, ठीक है, क्या है, विधानमंडल सत्र में नहीं हो, तब जानते हैं क्या करता है ये राज्यपाल। विधानमंडल जब सत्र में नहीं होता है, तब एक क्या करता है कि एक पारित करता है बिल। ठीक है, अब ये बिल पारित करता है, क्योंकि सत्र में नहीं है तो उस समय तो कुछ ना कुछ तो कैसे काम चलेगा, तो इसलिए राज्यपाल क्या करता है कि बिल पारित करता है। अब ये बिल पारित करता है और इसी के अनुसार क्या होता है, सब काम धंधा चलते रहता है। अब जब विधानमंडल जब सत्र में होगा, तो 6 सप्ताह के तक ये चलेगा। अगर इसका अनुमोदन नहीं किया है विधानमंडल, तो अगर ये विधानमंडल इसका अनुमोदन कर देता है इसका, ठीक है, यानी जो राज्यपाल पेश किया था अध्यादेश, आर्टिकल 213 के तहत में अध्यादेश जारी किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। अगर ये अनुमोदन कर देता है, तो अब क्या होगा कि ये तो कानून बन जाएगा। अगर पास कर दिया, अनुमोदन कहने का मतलब कि पास अगर कर दिया विधानमंडल, तब ये क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अगर विधानमंडल पास नहीं करता है, ठीक है, कुछ नहीं बोलता है उसके ऊपर, तो ये 6 सप्ताह के बाद अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। तब आपके सामने एक बात और घूम रहा होगा कि अच्छा, जब ऐसा बात है तो ये किस चीज के मुद्दे पर अध्यादेश जारी करता है। तो आप खुद बोल कर सोच करके देखिएगा, जहां तक आपका जमीन होगा वहीं में ना आपका अधिकार है जी। उसके ज़्यादा तो अधिकार नहीं है, तो बिल कहिए कि नहीं उसके ज़्यादा तो अधिकार नहीं है। तो राज्य कहाँ पे कानून बना सकती है, राज्य जो होती है, ये राज्य सरकार का किस क्षेत्र तक कानून बना सकती है, यानी स्टेट लिस्ट, यानी स्टेट लिस्ट में जितने भी जो चीज दिए गए हैं उस पर क्या कर सकती है, ये कानून बना सकती है। तो और राज्य सरकार कहाँ पे कानून बना सकती है, ठीक है, तो और जो कानून बना सकती है वो है समवर्ती सूची में भी बनाती है। समवर्ती सूची में दोनों ने बनाता है। कौन कौन बनाता है, ये स्टेट भी बनाती है उस पे कानून, और सेंट्रल भी बनाता है कानून। तो देखिए, दोनों पर ये कानून बना सकता है कौन, राज्य, यानी राज्य सरकार दोनों पर कानून बनाता है। तो जब दोनों पर कानून बनाता है, तो दोनों के मुद्दे पर ये अध्यादेश जारी करेगा ना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, देखिएगा इस तरह से बेसिक चीज हम आपके सामने रख, हम वैसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि आ करके इसका ये आंसर होगा जी। कुछ नहीं दिमाग में वैसे रहने जाना है, दिमाग को आप खोल लीजिए। अगर आपको लगता होगा कि व्यूअर पर देख करके आपको लगता है कि यार यार व्यूअर कम है, व्यूअर जिसका ज्यादा है,
भाई कंटेंट पर आप ध्यान फोकस कीजिए कि आपका कंटेंट कितना मिल रहा है, ठीक है। व्यूअर पे या इस पे बिल्कुल नहीं जाना है आपको, या कोई मुजरा नहीं कर रहा है कि आपको व्यूअर से मतलब है, ठीक है, आपको ज्ञान से मतलब है। समझ में आ गया? तो अब इसका आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप खुद बताइए कि राज्य सरकार कौन पर कानून बनाती है, समवर्ती सूची पर भी बनाती है और राज्य सूची पर भी बनाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर किन्हीं बच्चों को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो टारगेट जीएस बाय मानसिंह टेलीग्राम चैनल पे जाकर के सर्च कीजिएगा, वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद में आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। अब देखिएगा, सही नहीं है, जब जब भी नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं ना, थोड़ा सा उसे गौर करके पढ़िएगा, आहिस्ते सुनो, ठीक है। देखिएगा, प्रस्तावना की अगर बात करते हैं तो प्रस्तावना में क्या होता है कि हमारा प्रथम बार संशोधन होता है। तो प्रस्तावना में संशोधन कब होता है, तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है कब, तो 1976 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। और इसमें 3 गो शब्द जोड़ा जाता है, एक क्या जोड़ा जाता है, समाजवादी, ठीक है, और एक जो क्या जोड़ा जाता है, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, और एक क्या जोड़ा जाता है, अखंडता। ये 3 चीज जो आपको जोड़ा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक क्या है, अखंडता जोड़ा जाता है, ठीक है। बात करते हैं ये प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन पे आते चलेंगे, फिर उसके बाद हम बताते चलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, पहले हम चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, ठीक है, नहीं है, यह न्यायविद नहीं है। अब देखिएगा, न्यायविद नहीं है, इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे में क्या होता है ना कि न्यायविद मतलब कि न्यायालय में इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। देखिएगा, अब हम बात बताते हैं कि प्रस्तावना में सबसे पहला इसका केस जो आया था 1960 ईस्वी में केस आया था, ठीक है, जिसमें से 1960 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट जानते हैं क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, इसलिए संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब खुद आपको बताइएगा कि जब ये न्यायविद नहीं होता तो क्या न्यायालय में कैसे इसको लेके चला गया, न्यायालय में कैसे लेके चला गया, ठीक है, यदि न्यायविद नहीं है, ठीक है, तो कैसे लेकर के चला गया, समझ में आ गया ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला गया है कि स्रोत, इसे मिटा देते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, जो स्रोत स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों का निषेध करती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखिएगा, जब भी आपको ऐसा लगने लगे ना कि कुछ समझ में नहीं है, तो अगले पे आप पढ़ जाइए, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, देखिएगा इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती केस आया था, उसमें ही एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात किया गया था, और बेसिक स्ट्रक्चर के बाद साथ में उसमें ऐड क्या किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए बिना। बेसिक स्ट्रक्चर के बाद केशवानंद भारती में किया गया था ना, तो ये भी तो है। अब खुद देखिएगा, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। अब खुद आप बताइएगा, देखिएगा एक क्वेश्चन ऐसे ही आपके आपके सामने जाहिर होगा कि प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। अभी हमने बताया कब, तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1976 में, ठीक है। ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1976 में, जिसमें से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को क्या कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है। तो कितना बार, एक बार संशोधन अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है, 2 बार नहीं हुआ है। तो इसलिए इसे ध्यान दीजिएगा कि एक ही बार हुआ है। अब यही गलत है, तो यही हमें आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करने के लिए सीखिए। आप 100 में 100% नहीं बना सकते हैं, आपको एलिमिनेशन मेथड आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे में एलिमिनेट करके जब आप बढ़िएगा ना आगे, तब आपको क्या होगा ना कि लगेगा कि हाँ यार, हम कुछ सीख रहे हैं, और फिर आपको काफी ज्यादा फायदा होने लगा। इसलिए एलिमिनेट कर करके आगे बढ़ना है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति निर्देशक के सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। तो सबसे पहले हम ये डीपीएसपी की बात कर रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक डीपीएसपी के बारे में चर्चा किया गया है, 36 से लेकर के 51 तक। ये डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। ये कहाँ से लिया गया है, तो कहिए कि ये आयरलैंड से लिया गया है। तो कई जानते हैं, कई बार लड़के सिर्फ रटते हैं, तो ये है डीपीएसपी। क्या देखिएगा, डीपीएसपी है ना, ये राज्य से अपेक्षा करती है। अपेक्षा मतलब क्या, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप परीक्षा में उन्नत हो, ठीक है, अपेक्षा कर रहे हैं, ठीक है ना, आशा आप पे लगा रहे हैं, या राज्य से आशा करती है, ठीक है, कि आप ऐसा कानून बनाइए, ऐसा कानून बनाइए जिससे लोगों को क्या हो, कल्याण हो, ठीक है, लोगों के हित में क्या हो, आप कुछ कर सके, आप कानून बनाना है। सिर्फ अपेक्षा कर रही है, इस बात को फोकस कीजिएगा कि अपेक्षा कर रही है। जब अपेक्षा कर रही है तो क्या आप इसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। हम अपेक्षा किसी से कर रहे हैं और वो काम वो नहीं किया, तो क्या हम उसको
पर केस कर देंगे? नहीं, अरे अपेक्षा कर ही रहे थे कि हाँ ये ना में तो खूब बातें होगा, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। तो इसी तरह से ये है कि इससे क्या करता है, अपेक्षा किया जाता है, ठीक है, राज्य से अपेक्षा किया जाता है कि ये लोगों को कल्याणकारी बनाने के लिए क्या कर सकता है, एक अच्छा कानून बना सकता है, कुछ प्रावधान कर सकते हैं, जो भी जरूरी है चीजें वो क्या कर सकते हैं, ये प्रावधान कर सकते हैं, ठीक है। इसके खिलाफ हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, इसके खिलाफ हम न्यायालय में कभी भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि अपेक्षा किया गया है। चलिए क्वेश्चन पर सीधा हम आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। क्या बोला गया है कि यदि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दर्ज किया जा सकता है। देखिएगा क्या सही है बात है, हम उपेक्षा किसी से कर रहे हैं भाई जी, अब वो मना कर दिया तो क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं ना। और उसका मन था, मना कर दिया, कर दिया, तो बात वही है, तो यही तो गलत है ना, यही गलत हमें पूछा था। तो क्या इसका आंसर अब यही हो गया, आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब पीडीएफ हम दे देंगे, फिर उसके बाद में आप देखिएगा आपको और बेसिक चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। देखिएगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के 1 में आपको दिया गया है, ठीक है। 19 के 1 के ए में दिया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें पढ़ते ना है, ठीक है। उसी को बोला गया है, वाक मतलब बोलना और अभिव्यक्ति मतलब कि एक्सप्रेशन करना, ठीक है, एक्सप्रेशन। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के 1 के ए में दिया गया है। लेकिन सब तो मौन रहने का अधिकार है, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है, सब है, लेकिन हमको हड़ताल का अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? देखिएगा क्या होता है ना कि राष्ट्रपति जी आर्टिकल 352 के तहत में राष्ट्र में यानी देश में क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो उसके तहत में क्या होता है ना कि अगर राष्ट्रपति जी को मूल अधिकार को थोड़ा समय के लिए निलंबित करना हो तो आर्टिकल 359 के तहत में क्या होता है कि जो जो मूल अधिकार को इन्होंने निलंबित करना है उसकी एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। देखिए आर्टिकल 352 के तहत में क्या हो गया, राष्ट्रपति राज्य में सॉरी देश में राष्ट्रपति शासन लग गया है। अब जिन जिन मूल अधिकार को हमें निलंबित करना है, ठीक है, कुछ समय के लिए, तो 359 का इस्तेमाल करते हैं और जिन जिन का हमें निलंबन करना है कुछ समय के लिए उसका एक लिस्ट जारी करते हैं, ठीक है। क्योंकि मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक में दिया गया है, 12 से लेकर के 35 तक में, ये तो आप पढ़ा ही होगा। अब क्या होता है कि अब जैसे में क्या होता ना है कि सबको कर सकते हैं, सबको निलंबित कर सकते हैं, लेकिन जो दो गो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21, इसको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। यानी कुछ भी हो जाए, देश में इमरजेंसी लागू है चाहे कुछ भी है, ये आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया? तो 20 और 21 में क्या है, द 20 में क्या है, जैसे में आप पढ़े होंगे कि खुद के खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते हैं, ठीक है। यानी आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं अगर किताबी भाषा में बोलना चाहें तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। तो यही बात है, यानी खुद के खिलाफ आप गवाही कोर्ट में नहीं दे सकते। तो आर्टिकल 21 में क्या है, तो आर्टिकल 21 में जीवन की स्वतंत्रता है, यानी जीने का अधिकार आपको दिया गया है, मरने का अधिकार आपको संविधान नहीं देती है, किसी भी व्यक्ति को मरने का अधिकार हमारा संविधान नहीं देती है। समझ में आ गया? तो समझ में गया पूरी अच्छी तरह से। तो इसका कौन सा हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में है, तो आर्टिकल 19 में हमने क्या बोला कि 20 और 21 को सिर्फ कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये तो 19 है तो किया जा सकता है, तो हाँ ठीक है। जीवन की सुरक्षा तो ये कितना है, आर्टिकल 21 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, सिर्फ 20 और 21 को नहीं किया जा सकता, ये भी किया सकता है। कानून की समझ क्षमता यानी 14, ये भी कर सकता है। तो आपके सामने आंसर कौन सा बन करके आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले पे, इस तरह से पढ़िए, आपको कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होंगे, ठीक है। आगे क्या बोला गया है सो देखिएगा, बोला क्या गया है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिएगा राज्यसभा के बारे में कई बार आप जानते होंगे, ठीक है, तो कई बार हमने बताया है। तो चलिए पहले आप क्वेश्चन पर चल लेते हैं कि ऑप्शन पे क्या बोला गया है, उसी अनुसार आपको बताते चलेंगे। उसका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता है। देखिएगा एक जो राज्यसभा का मेंबर एक बार बन गया है
तो जी दूसरा बार भी हो सकता है, तीसरा बार भी हो सकता है, चौथा बार भी हो सकता है, कई बार भी बन सकता है। तो हम यहाँ पे बताते चलते हैं राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ये राज्यसभा का गठन कब हो, कौन से आर्टिकल के तहत में होता है? आर्टिकल 80 के तहत में। राज्यसभा का गठन कब होता है? तो बोलिए कि 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को इसका क्या होता है? इसका गठन होता है राज्यसभा का। और राज्यसभा कभी भी खत्म न होने वाली संस्था है, कभी भी इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। और प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त, जिसको आप बोल सकते हैं कि रिटायर होते हैं। देखिएगा इतने सारे फैक्ट हम आपको इसलिए बताते चल रहे हैं ताकि आपको हमारे वीडियो से पूरी तरह से फायदा हो, किसी दूसरी चीज पर आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं हो, ठीक है। और हम कम समय में आपको फास्ट रिवीजन करवाते हैं, जिससे आप अगर लगातार फॉलो कर रहे होंगे तब आपने अंदर एक जरूर देखा होगा कि हाँ यार पहले से काफी कुछ ज्यादा सीख रहे हैं और कम भूल रहे हैं, क्योंकि अब बार बार किसी चीज को आप देखिएगा नहीं तो कम भूलिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पूरा मनोनयन हो सकता है। तो हमें सत्य पूछा है तो ये तो गलत है, खत्म हो गया। वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, गलत। हमने बोला कितना भी बार। वे पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, ये भी गलत है, हो सकते हैं। उनका कितने भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है, यस अभी सही बोला, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि केंद्र सूची के विषयों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत करता है? देखिएगा अगर हमें क्या करना है, आर्टिकल 138 के तहत में क्या होता है ना कि जैसे में हमें किसी भी उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अधिकार को बढ़ाना है या घटाना है तो वो कौन कर सकती है? तो वो सिर्फ और सिर्फ संसद ही करता है, ठीक है। तो वो आर्टिकल 138 का इस्तेमाल करता है और सिर्फ किसका काम है? तो संसद का काम है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय बोला गया, ठीक है। उच्च न्यायालय से याचिका दायर कर सकता है। देखिएगा बात है, एक है सुप्रीम कोर्ट जिसको उच्चतम न्यायालय बोलते हैं और एक है हाई कोर्ट, इसको उच्च न्यायालय बोलते हैं, ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के तहत में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट जो होती है आर्टिकल 32 के तहत में क्या करती है? रिट जारी करती है। किसके खिलाफ? मूल अधिकार के खिलाफ। अगर कोई हनन हो रहा है तो उसके खिलाफ ये रिट जारी करती है, ठीक है। आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत में। और ये हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत में क्या करती है? रिट जारी करती है, ठीक है। समझ में आ गया? दोनों को दोनों क्या करती है? रिट जारी करती है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 32 के तहत में और ये कौन? सुप्रीम हाई कोर्ट कौन? 226 के तहत में, ठीक है। तो कौन कौन सा रिट होता है यहाँ पे एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इससे आपको तरोताजा हो जाएंगे दिमाग में। पहले की बात करते हैं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर उसके बाद में परमादेश, फिर उसके बाद में प्रतिषेध, ठीक है। परमादेश, फिर उसके बाद में प्रतिषेध, फिर उसके बाद में उत्प्रेषण, फिर उसके बाद में क्या? अधिकार परीक्षा। ये कितने तरह के हो गए? 5 तरह के हो गए आपके सामने, जो हो गया रीट हो गया। समझ में आ गया? अधिकार परीक्षा, इस 5 तरह के रीट जारी कौन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। समझ में आ गया? तो हमें क्या बोला है? उच्च न्यायालय बोला है। तो उच्च न्यायालय, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 226। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? देखिएगा जनहित याचिका यानी PLI, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, ठीक है, जिसको बोला जाता है कभी कभी फुल फॉर्म भी बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसकी बात करते हैं तो इसके जनक किन्हें बोला जाता है? तो PN भगवती को बोला जाता है। किनके बोला जाता है? PN भगवती। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, भारत के चीफ जस्टिस थे। और ये क्या किए थे ना कि ये जो जनहित याचिका के बारे में लेकर के आए थे, इससे क्या होता था ना कि कोई भी व्यक्ति जो है जनहित याचिका के कोई, जैसे में अब कोई जनहित में कुछ सुनवाई इसको करना है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए वही व्यक्ति ही आए, कोई भी व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कहीं भी न्यायालय में ये शिकायत को दायर कर सकता है, ठीक है। तो इसके पिता कौन थे? तो यही PN भगवती ही थे, ठीक है। ये कब की बात है? तो 1960 के दशक में ये व्यक्ति लेकर के आए थे, ठीक है। समझ में आ गया? ये अमेरिका के दौरे पर गए थे, फिर उसके बाद में ये लेकर के आए थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? देखिएगा अब राष्ट्रपति की क्षमादान की बात करते हैं तो राष्ट्रपति भी क्षमादान देते हैं। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जी जो होते हैं फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या एक सजा को कठोर सजा अगर दिया गया है तो उसको
कम कर करके भी कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल सजा भी करवा सकते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो आर्टिकल 72 के तहत में ये सब राष्ट्रपति काम करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 72 के तहत में ये राष्ट्रपति काम करते हैं। तो जो जो इनके क्षमादान की शक्ति है वो देख लेते हैं। एक है कि क्षमा, यानी पूर्ण रूप से क्षमा, यानी कोई व्यक्ति है उसको फांसी की सजा हुआ था तो क्षमा दे दी है, तो मतलब पूर्ण रूप से उसको अब आजादी हुई है। कोई यानी कोई सजा था 10 साल का, अगर राष्ट्रपति क्षमा दे दिए तो पूर्ण रूप से वो एकदम नॉर्मल व्यक्ति की तरह बाहर जा सकता है, क्षमा हो गया। एक होता है लघुकरण। तो लघुकरण जैसे में क्या होता ना है कि लघुकरण मतलब कि उसकी प्रकृति को क्या कर देना, बदल देना, प्रकृति को बदल देना, मतलब कि नहीं समझ में आया, हम समझाते हैं। जैसे में अब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दिया गया था, ठीक है, तो फांसी की सजा से ये व्यक्ति क्या कर दिया गया, आजीवन कारावास में बदल दिया गया। यानी कि देखिएगा पहले क्या था, फांसी था, और अब क्या बदल कर, फांसी को बदल कर किस में कर दिया गया, आजीवन कारावास में कर दिया गया, ठीक है। यानी उसकी जो प्रकृति थी उसको बदल दिया गया, लेकिन दंड के स्वरूप में कोई परिवर्तन, यानी उसकी अवधि में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल प्राकृतिक में परिवर्तन हो रहा है। यानी फांसी की सजा को किस में कर दिया गया है, तो कठोर सजा में कर दिया गया है, ठीक है, आजीवन कारावास में। अच्छा, एक होता है, दो को तो हमने देख लिया, क्या क्या देखा, क्षमादान देखा, फिर उसके बाद में लघुकरण देखा, फिर उसके बाद में परिहार देखा। ये परिहार जानते हैं क्या होता है, परिहार जैसे में लघुकरण में क्या होता है कि उसकी प्रकृति को बदल दिया जाता था, लेकिन इसमें क्या है ना कि प्रकृति को नहीं बदलेगा, ठीक है ना, प्रकृति वही रहेगा। अगर मान लिया कि 10 साल के किसी व्यक्ति को कठोर की सजा मिली है, 10 साल का, तो इसके प्रकृति में कठोर सजा साल का कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को 10 साल का कठोर कारावास का सजा मिला है, तो इस व्यक्ति को कठोर सजा मिलेगा, ठीक है ना, तो लेकिन इसकी अवधि को कम कर दिया जाएगा। अब 10 साल की जगह आप 2 साल कर दीजिए, 5 साल कर दीजिए, 4 साल कर दीजिएगा। ये होता है परिहार के तहत, समझ में आ गया। अच्छा, 3 गो तो हो गया, और एक क्या होता है, विराम, ठीक है। विराम जैसे में क्या होता है, अब कोई महिला जो है, जैसे में मान लिया कि किसी को सजा दिया गया है और सजा वो भुगतने को उस समय वो रेडी नहीं है, जैसे में कहने का मतलब वो उस समय वो क्या है कि वो महिला जो है प्रेग्नेंट है, अब उसको फांसी पड़ना है, प्रेग्नेंट है तो क्या सरकार उसे फांसी दे देगी, नहीं, उस समय राष्ट्रपति जी विराम लगा सकते हैं कि नहीं अभी रुक जाओ, अभी इसे फांसी नहीं दिया जा सकता है। समझ में आ गया, यही बात है। कोई विकलांग है, ठीक है, तो उस तरह के भी उसके अब क्या कर सकता है कि उसके जो विकलांगता जो है उसके आधार पर इसे रोक दिया जा सकता है। और एक क्या है, प्रविलंबन, प्रविलंबन, ये प्रविलंबन का क्या होता है कि प्रविलंबन में क्या बोला जाता है कि अभी इसे और समय दो, मतलब कि अब मान लें कि इसे फांसी देना है किसी भी व्यक्ति को, तो इसे अभी और समय की जरूरत है। ये अभी अभी जिसमें अभी जांच पड़ताल की जो बात आ गई है, जिसमें अब किसी को लग रहा है कि नहीं हमारे पास में कुछ समय है, हमें ये एविडेंस है जो हम सरकार के खिलाफ यानी कोर्ट में जमा कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हमें फांसी की सजा भी टालना है, तो इस तरह के लिए आप राष्ट्रपति से दरख्वास्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये प्रविलंबन जारी करते हैं, कौन, राष्ट्रपति जी। समझ में आ गया, ये 5 तरह के जो करते हैं, इसको अब ध्यान में रखिएगा। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, सो कहा गया है ना कि शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा। अब देखिएगा राष्ट्रपति जी ये सब काम कर, अभी अभी हमने बताया ये सब काम करते हैं, तो क्या राष्ट्रपति जी अपना मनमा से करते हैं का, नहीं, ये सब मंत्रिमंडल के सहयोग से, यानी मंत्रिमंडल जो कहेगा ये व्यक्ति वही करेंगे, ठीक है। तो ये तो सही है, तो ये तो नहीं होगा, हमें नहीं सही पूछा कि कौन नहीं है। क्या पूछा गया है कि राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों का परीक्षण कर सकता है, जी हाँ। जैसे में अब राष्ट्रपति जो है उस परिणाम का परीक्षण कर सकता है, सजा मिल गया तो उसका परीक्षण फिर से करेंगे, कैसे कैसे मिला सजा देखा कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब क्या बोला गया है कि दया के लिए याचिकाकर्ता, यानी जो इसको दया लेना है तो वो जो दायर करेगा याचिकाकर्ता राष्ट्रपति भिजुन, तो राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। जैसे में अब मौखिक सुनवाई का मतलब कि अब सामने व्यक्ति खड़ी हो जाएगा और राष्ट्रपति जी कहेंगे कि ठीक है भाई तुमको हम माफ किए या नहीं किए, इस तरह की नहीं होता है, ठीक है ना। आप एक लेटर डाल दीजिए, फिर उसके बाद में आपको राष्ट्रपति जी उस पर विचार करेंगे मंत्रिमंडल के सहयोग से, मंत्रिमंडल जो कहेगा वो राष्ट्रपति जी कहेंगे, और क्या, समझ गए ना। और फिर उसके बाद में आपको सूचना पहुंचा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सामने मौखिक रूप से खड़ी हो जाइएगा, आप सामने खड़ी होकर के बोलिएगा, तो ये गलत है। तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। अब देखिएगा
एक संविधान संशोधन हुआ था, 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2001 में। ये क्या किया गया था कि जनसंख्या को 2026 तक स्थिर कर दिया गया था। यानी उसके बाद, यानी 84वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद क्या कर दिया गया कि 2026 तक जो था इसको स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर अब देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। तो इस संशोधन थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे क्या बोला गया है कि भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है। अभी हमने चर्चा किया है कि अगर आर्टिकल 352 के तहत में राष्ट्रपति शासन लागू है, अब सरकार यानी राष्ट्रपति जी जो हैं मौलिक अधिकार को निलंबन करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए, तो आर्टिकल 359 के तहत में ये राष्ट्रपति जी क्या कहते हैं कि जिन जिन मौलिक अधिकार को हमें निलंबन करना है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? 359 के तहत में करते हैं। तो क्या 20 और 21 को कभी भी निलंबन किया जा सकता है? तो 20 और 21 को कभी भी निलंबन नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप बाकी और भी जो मौलिक अधिकार है उसे निलंबित किया जा सकता है। तो कहिए कि हाँ। तो इसका आंसर आपके सामने अब हाजिर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिएगा राज्य, जैसे में अब देखिएगा आपके सामने ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य, देखिएगा अगर राज्य कहने का मतलब क्या आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट? देखिए राज्य कहने का मतलब वो राज्य नहीं है, राज्य कहने का मतलब देश भी हो सकता है, राज्य कहने का मतलब राज्य भी हो सकता है, राज्य कहने का मतलब एक क्षेत्र भी हो जाता है। तो हम इसको अच्छे तरीके से समझाते हैं। राज्य कहने का मतलब एक क्षेत्र होता है, ठीक है। अब वो क्षेत्र कैसा होता है, इसमें क्या क्या आते हैं जो देखिएगा, इस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या यानी जनसंख्या भी इस क्षेत्र में राज्य में आएगा। तो ये कि बिल्कुल अच्छी बात है। अब जनसंख्या जब इस क्षेत्र में आएगा, तो अब इस क्षेत्र में जब आएगा तो अब इसमें क्या होना चाहिए कि जब जिसमें इस क्षेत्र में अब रह रहा है, तो अब रह रहा है तो रह रहा है तो इस क्षेत्र के लोग जो डिसीजन लेंगे, संप्रभु का अर्थ क्या होता है? स्वयं का प्रभु, स्वयं का प्रभु, यानी हम इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने के लिए खुद तैयार है। तो अब जैसे में ये देखिएगा राज्य भी आ गया, एक राज्य का कहने का मतलब एक क्षेत्र भी आ गया आपके सामने, फिर उसके बाद में वहाँ की जनसंख्या भी आ गई। राज्य में कौन कौन आ रहा है ऐसे देखिएगा, क्षेत्र आ गया, जनसंख्या आ गया, ठीक है, और फिर उसके बाद में एक संप्रभुता आ गया। संप्रभुता के कहने का मतलब क्या होता है कि हम डिसीजन, इंटरनल डिसीजन लेना हो या तो एक्सटर्नल डिसीजन लेना हो, हम लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो आप खुद बोलिएगा कि किसी भी राज्य के लिए, राज्य में कितने भी तत्व आ गए, क्षेत्र आ गया, जनसंख्या आ गया, असंप्रभुता आ गया, यानी ये सभी क्षेत्र मिला करके, ये सभी तीनों को मिला करके क्या बनेगा? आपका राज्य बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिएगा आप खुद सोच करके देखिए कि अगर इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, इस राज्य में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? डिसीजन। संप्रभुता का मतलब क्या हम बोल रहे हैं? स्वयं का प्रभु यानी डिसीजन। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको क्या लग रहा है? क्षेत्र लग रहा है, जनसंख्या लग रहा है, संप्रभुता लग रहा है, क्या लग रहा है? तो आप खुद बताइए कि संप्रभुता है सबसे ज्यादा महत्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से पढ़िए, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये सब तो काफी आसान क्वेश्चन है, ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत में काम करता है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री, ठीक है, यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत में ये सब काम करता है, आपदा प्रबंधन, ठीक है, नेशनल डिजास्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई। अब देखिएगा, फिर उसके बाद में ऑप्शन देखे दिया गया है। संघवाद, प्रस्तावना, फिर उसके बाद में नीति निर्देशक तत्व, फिर उसके बाद में मौलिक अधिकार। तो देखिएगा हम बताते हैं, तो अब जैसे में आप ग्राम पंचायत का गठन की बात करते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम पंचायत का गठन की अगर हम बात करते हैं तो किस में आर्टिकल में चर्चा किया गया है? देखिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, टू तो बिल्कुल नहीं हिलने वाला। तो आप आर्टिकल 40 में पढ़ते हैं नहीं? तो कहिए कि हाँ पढ़ते तो हैं। तो आर्टिकल 40 में जब पढ़ते हैं ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है, और तो फिर उसके बाद में क्या आपको एक बात बताया था कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में आपको डीपीएसपी का चर्चा किया गया है, डीपीएसपी का, ठीक है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में चर्चा किया गया है। तो अब खुद बोलिए कि 36 से 51 के बीच में 40 आता है कि नहीं आता? तो देखिए हाँ। तो क्या आपके सामने आंसर निकल के अब आ रहे हैं? इस तरह से क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आराम से। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारत की संसद में
निम्नलिखित शामिल है। देखिएगा भारत का संसद किस किस से मिल करके बनता है, ठीक है। संसद की अगर हम बात करते हैं तो संसद का हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल चर्चा है, आर्टिकल 79 में इसका चर्चा किया गया है। हमारे संसद जो है एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा और चौथा की अगर बात करते हैं तो ये क्या प्रेसिडेंट को से मिल करके हमारा संसद का निर्माण होता है। समझ में आ गया। तो चलिए ऑप्शन पर देखते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए ही हमको सही लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है। तो पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग करेगा। और कौन करेगा, तो राज्य वित्त आयोग का चर्चा कौन से आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 243 के आई में चर्चा किया गया है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि लद्दाख के प्रथम उप राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिएगा उस समय का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको याद रखना पड़ेगा। क्यों, इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये लद्दाख जब बना था 2019 में, तो केंद्र शासित प्रदेश जब बना था, तो पहले व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, तो पहला व्यक्ति पूछा भी जा सकता है आगे भी एग्जाम में। तो कौन पहला व्यक्ति है, तो आर के माथुर है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये करंट अफेयर है इसको याद है, नहीं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर कौन जाएगा, आर के माथुर यानी राधा कृष्ण माथुर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखिए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरा मेहनत दिखाया पड़ता होगा, आपको समझ में आता होगा तब, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं, समझ में आता होगा तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा। काफ़ी ज़्यादा छोटा चैनल है, ठीक है। जितना इनपुट देते हैं उतना आउटपुट बिल्कुल नहीं मिल पाता। तो देखिएगा, ठीक है। बाकी पढ़िए, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा ज़िंदगी में, ठीक है। और पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।